गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी बीमारी के बावजूद क्वेटा से जियारत ले जाया गया था। इसके बाद वो सिर्फ 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन के इन आखिरी 60 दिनों में क्या क्या हुआ, रहस्य की ये गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना को गंभीर बीमारी के बावजूद क्वेटा से जियारत ले जाने की सलाह किसने दी थी। जियारत अपने देवदार के पेड़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और क्वेटा से 133 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 2449 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इस जगह एक संत खरवारी बाबा रहा करते थे, जिसकी वजह से ये जगह जियारत कहलाती है। जिन्ना का मकान या कायदे आजम रेजिडेंसी जियारत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिन्ना की बहन फातिमा ने अपनी किताब माय ब्रदर में लिखा है कि क्वेटा से जियारत जाने का फैसला जिन्ना का खुद का फैसला था, क्योंकि उनकी सरकारी और गैर सरकारी व्यस्तता की वजह से क्वेटा में भी उन्हें आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। विभिन्न एजेंसियों और बहुत से नेताओं की तरफ से उन्हें लगातार इन्विटेशन मिल रहे थे कि वो उनकी सभाओं में शामिल हों और लोगों को संबोधित करें। हालांकि ये बात फिर भी अस्पष्ट है कि जिन्ना को जियारत के बारे में किसने बताया था और वहां जाने की सलाह किसने दी थी। 13 से 21 जुलाई का वाकया कुछ इस तरीके से है। डॉक्टरों की सलाह से बचकर जियारत पहुंचने के बाद भी जिन्ना ने किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाने पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन उन्हीं दिनों सूचना मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह अपने एक मरीज को देखने के लिए जियारत आए हुए हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से कहा कि डॉक्टर रियाज अली शाह का जियारत में मौजूद होने से फायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने ये कहते हुए इस प्रस्ताव को सख्ती से मना कर दिया कि उन्हें कोई ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है और अगर सिर्फ उनका पेट भोजन को कुछ अच्छी तरह से पचाने लगे तो वो जल्दी ही दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे। फातिमा जिन्ना के अनुसार वो डॉक्टरों की ऐसी सलाह से हमेशा बचते थे कि क्या करें, क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें। इलाज से बचने की उनकी यही पुरानी आदत एक बार फिर उभर कर आती थी, मगर जल्दी ही वो अपनी इस आदत को छोड़ने पर मजबूर हो गए। जियारत पहुंचने के एक सप्ताह के अंदर उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि उनकी जिंदगी में पहली बार उनका स्वास्थ्य उनके खुद के लिए परेशानी की वजह बन गया। अब तक उनका ख्याल था कि वो स्वास्थ्य को अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें जियारत पहुंचे हुए सिर्फ एक सप्ताह गुजरा था, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब उन्हें स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए और ये कि अब उन्हें वास्तव में अच्छी डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि जैसे ही उन्हें अपने भाई के इस इरादे का पता चला तो उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फारूक अमीन के जरिए कैबिनेट के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को संदेश भिजवाया कि वो लाहौर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को हवाई जहाज के जरिए जियारत भिजवाने का बंदोबस्त करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को क्वेटा और फिर वहां कार से जियारत पहुंचे। दिन भर सफर करने के बावजूद उन्हें जियारत पहुंचते शाम हो गई और जिन्ना से उनकी मुलाकात अगली सुबह ही मुमकिन हो सकी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैंने उनसे उनकी बीमारी के बारे में बात की तो उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि वो बिल्कुल भले चंगे हैं और ये कि उनका पेट ठीक हो जाए तो जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। मगर सरसरी तौर पर जिन्ना की जांच करने के बाद डॉक्टर इलाही बख्श इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका पेट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके सीने और फेफड़ों के बारे में स्थिति संतोषजनक नहीं है। डॉक्टर इलाही बख्श की सलाह पर अगले दिन क्वेटा के सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्दीकी और क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद जरूरी इक्विपमेंट और सामान के साथ जियारत पहुंच गए। उन्होंने फौरी तौर पर जिन्ना के टेस्ट किए, जिनकी रिपोर्ट ने डॉक्टर इलाही बख्श की उन आशंकाओं को सत्यापित कर दिया कि उन्हें टीबी की बीमारी है। डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना की बीमारी के बारे में सबसे पहले फातिमा जिन्ना को सूचित किया और फिर उन्हीं के कहने पर अपने मरीज यानी मोहम्मद अली जिन्ना को भी सूचित कर दिया गया। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, कायदे आजम ने जिस अंदाज में मेरी बात को सुना, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ। चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्टा ने अपने एक इंटरव्यू में जमीर अहमद मुनीर को बताया कि जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को बताया कि उन्हें तपेदिक यानी टीबी की बीमारी है तो जिन्ना ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं 12 साल से जानता हूँ। मैंने अपनी बीमारी को सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे।
हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के विषय पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखकों लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने बिल्कुल सही लिखा है। अगर अप्रैल 1947 में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस असामान्य राज का पता चल जाता तो बंबई के एक मशहूर डॉक्टर J.L. पटेल के दफ्तर की तिजोरी में बहुत ही हिफाजत से रखा हुआ था। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के विषय पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखकों लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने बिल्कुल सही लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस असामान्य राज का पता चल जाता जो बंबई के एक मशहूर डॉक्टर J.L. पटेल के दफ्तर की तिजोरी में बहुत ही हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान का कभी बंटवारा ना होता और आज एशिया के इतिहास की धारा किसी और रुख पर बह रही होती। ये वो राज था जिससे ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस भी अनजान थी। ये राज जिन्ना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें उनके फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर 2 बड़े बड़े धब्बे साफ दिख रहे थे। हर धब्बे के चारों तरफ एक बाला सा था जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता था कि तपेदिक की बीमारी जिन्ना के फेफड़ों पर किस तरह आक्रामक रूप में फैल चुकी है। डॉक्टर पटेल ने जिन्ना के कहने पर उन एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि उन्होंने जिन्ना को इलाज और स्वस्थ रहने के लिए सलाह जरूर दी। उनका कहना था कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम पर निर्भर है। मगर पाकिस्तान के संस्थापक के पास आराम का वक्त कहाँ था। जिन्ना के पास समय कम था और काम बहुत ज्यादा था और वो नियमित इलाज कभी नहीं करा सके। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में अपनी सबसे प्यारी बहन को भी नहीं बताया। यहाँ तक कि उन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी अपने राज से उसी समय सूचित किया जब वो खुद इस नतीजे पर पहुंच चुके थे। माउंटबेटन ने लंबे अरसे बाद लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर को एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिन्ना के हाथ में थी। उन्होंने कहा था, अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम समय में ही इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान का बंटवारा न होने देता। ये एकमात्र स्थिति थी कि हिंदुस्तान संगठित तौर पर बना रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर थे, दूसरे नेता इतने सख्त नहीं थे और मुझे यकीन है कि कांग्रेस उन लोगों के साथ किसी सुलह पर पहुंच जाती और पाकिस्तान कयामत तक अस्तित्व में नहीं आता। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, जब बीमारी का पता चल गया तो मैंने एक तरफ इलाज और खाने में कुछ बदलाव किए और दूसरी तरफ लाहौर से डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर SS आलम और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को टेलीग्राम दिया कि वो जरूरी सामान और पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेकर फौरन जियारत पहुंचे। 30 जुलाई 1948 को जिन्ना के ये सभी डॉक्टर जियारत पहुंच गए। उससे एक दिन पहले उनकी देखभाल के लिए क्वेटा से एक एक्सपीरियंस नर्स फिल्स डिलहम को भी जियारत बुलवाया जा चुका था। अब जिन्ना का औपचारिक तौर से इलाज शुरू होने की संभावना बन गई थी कि इसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिस पर अब तक खामोशी के पर्दे पड़े हुए हैं। जो लोग इस बारे में जानते भी हैं उनका यही कहना है कि इस घटना को अब भी राज ही रहने दिया जाए। इस घटना के बारे में सबसे पहले फातिमा ने अपनी किताब माय ब्रदर में लिखा था। उन्होंने ये किताब जी आलाना की मदद से लिखी थी। उनकी मौत के बाद इसका मसौदा उन कागजात में मिला जो अब इस्लामाबाद के नेशनल आर्काइव्स में रखे हुए हैं। इस मसौदे को 1987 में कायदे आजम अकादमी कराची ने किताब की शक्ल में प्रकाशित किया था, मगर इस किताब में से उन पैराग्राफ को हटा दिया गया था जो फातिमा जिन्ना ने 30 जुलाई 1948 को घटी घटना के संदर्भ में लिखे थे। फातिमा जिन्ना ने अपनी इस किताब में लिखा था, जुलाई के अंत में एक दिन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक जियारत पहुंच गए। प्रधानमंत्री डॉक्टर इलाही बख्श ने पूछा कि जिन्ना की बीमारी के बारे में उन्होंने क्या पता लगाया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि जिन्ना की बीमारी के बारे में उन्होंने क्या पता लगाया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फातिमा जी ने बुलाया है और वो अपने मरीज के बारे में सिर्फ उन्हीं को कुछ बता सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जिद की कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर गवर्नर जनरल के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर इलाही बख्श ने यही कहा कि वो अपनी मरीज की इजाजत के बिना किसी को अकेले हुए तो मैं उनके पास गई। मैंने पूछा कि क्या वो जूस या कॉफी कुछ लेना पसंद करेंगे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में गुम थे। अब तक रात के खाने का समय हो गया। वो लिखती हैं, भाई ने मुझसे कहा, अच्छा होगा कि तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। मैंने जोर देकर कहा, मैं आप ही के पास बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूंगी। नहीं, भाई ने कहा, ये ठीक नहीं है, वो यहाँ हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। इसके बाद फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि खाने की मेज पर मैंने प्रधानमंत्री को बहुत खुशगवार मूड में पाया। वो जोक सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं भाई के स्वास्थ्य के लिए डर से कांप रही थी, जो ऊपर की मंजिल में बीमारी में बिस्तर पर पड़े हुए थे।
खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम थे। खाना खत्म होने से पहले मैं ऊपर चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भाई मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, फाती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। वो लिखती हैं, मैंने अपने आंसुओं को छिपाने की बहुत कोशिश की जो मेरी आंखों में उमड़ आए थे। 17 अक्टूबर 1979 को पाकिस्तान टाइम्स लाहौर में शरीफुद्दीन पीरजादा का एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था द लास्ट डेज ऑफ कायदे आजम। इस लेख में उन्होंने मशहूर कानूनविद एम.ए. रहमान के एक पत्र का हवाला दिया। पत्र में एम.ए. रहमान ने उन्हें लिखा था कि डॉक्टर इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान भी उन्हें इस घटना के बारे में बताया था। पत्र में एम.ए. रहमान ने उन्हें लिखा था कि डॉक्टर इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान ने भी उन्हें इस घटना के बारे में बताया था। इस लेख के अनुसार कायदे आजम पर दवा का असर बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा था और वो पहले से स्वस्थ हो रहे थे। एक दिन लियाकत अली खान कायदे आजम से मिलने के लिए जियारत आए। वो उनके साथ लगभग 1 घंटा रहे। उसी दौरान दवा खिलाने का समय हो गया, लेकिन मेरे पिता अंदर जाकर कायदे आजम को दवा नहीं दे सकते थे क्योंकि अंदर जो मीटिंग हो रही थी वो बहुत ही खुफिया थी। इसीलिए वो बाहर इंतजार करते रहे ताकि मुलाकात खत्म होते ही वो कायदे आजम को दवा खिला सकें। जब लियाकत अली खान कमरे से बाहर निकले तो मेरे पिता फौरन कमरे में दाखिल हुए और कायदे आजम को दवा खिलाना चाहिए। उन्होंने देखा कि कायदे आजम बहुत ही चिंतित थे और उन पर मायूसी छाई हुई है और उन्होंने दवा खाने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता। और उसके बाद पिता की भरपूर कोशिश और बहुत कहने के बावजूद कायदे आजम ने अपने डॉक्टर का साथ देने से मना कर दिया। हुमायूं खान ने आगे बताया, कायदे आजम की मौत के फौरन बाद लियाकत अली खान ने मेरे पिता को बुलवाया। लियाकत अली खान ने उनसे पूछा कि उस दिन जियारत में जब मैं कमरे से बाहर निकल आया और आप अंदर गए तो कायदे आजम ने आपसे क्या बात की थी। मेरे पिता ने लियाकत अली खान को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि कायदे आजम ने आप दोनों के बीच होने वाली बातचीत के बारे में मुझसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं की थी, सिवाय इसके कि उसके बाद कायदे आजम ने दवा खानी बंद कर दी थी। लेकिन मेरे पिता के जवाब से लियाकत अली खान को तसल्ली नहीं हुई। लियाकत अली खान काफी देर तक मेरे पिता पर जोर बनाने की कोशिश करते रहे। जब उनकी मुलाकात खत्म हुई और मेरे पिता कमरे से निकलने लगे तो लियाकत अली खान ने उन्हें वापस बुलाया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने किसी और जरिए से इस मुलाकात के बारे में कुछ सुना तो उन्हें यानी मेरे पिता को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये डॉक्टर इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान का बयान है जो हम तक एम.ए. रहमान और शरीफुद्दीन पीरजादा के जरिए से पहुंचा है। इसकी सत्यता पर बहस की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि खुद डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने अपनी किताब कायदे आजम के आखिरी दिनों में इस घटना के बारे में अलग तरह से लिखा है। इसी घटना के बारे में डॉक्टर इलाही का बयान अलग है। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श लिखते हैं, नीचे उतरा तो प्रधानमंत्री से ड्राइंग रूम में मुलाकात हुई। वो उसी दिन मिस्टर मोहम्मद अली के साथ कायदे आजम के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए आए थे। उन्होंने बड़ी बेताबी से कायदे आजम की हालत पूछी और इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि मरीज को अपने डॉक्टर पर विश्वास है और इंशाअल्लाह उनके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही जोर देकर कहा कि कायदे आजम की लंबी बीमारी की जड़ का जरूर पता लगाया जाए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कायदे आजम की हालत गंभीर होने के बावजूद उन्हें उम्मीद है कि अगर उन्होंने वो नई दवाई खा ली जो कराची से मंगवाई जा रही है तो मुमकिन है वो ठीक हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद की बात यह है कि मरीज में रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत है। प्रधानमंत्री अपने नेता और पुराने दोस्त की बीमारी से बहुत दुखी थे। उनके दुख से मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन इन दोनों बयानों में सच्चाई किस में है, इसका पता तो सिर्फ 5-6 लोगों को ही था जो उस समय मौके पर मौजूद थे। संयोग से उनमें से कोई भी अब जीवित नहीं है। घटना पर भी 72 साल की धूल जम चुकी है और अब ऐसा कोई स्रोत नहीं बचा जो देश को इस घटना की असलियत को बता सके। 2-3 दिन में जिन्ना की हालत इतनी बेहतर हो गई कि 3 अगस्त को डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने उनसे लाहौर जाने के लिए परमिशन भी ले ली। वैसे इसकी वजह यह दिखाई देती है कि कुछ दिन बाद ईद आने वाली थी और डॉक्टर इलाही बख्श ईद अपने घर वालों के साथ मनाना चाहते थे। मगर अभी उन्हें लाहौर पहुंचे 1 दिन ही हुआ था कि उन्हें डॉक्टर आलम के साथ अल्ट्रा वायलेट एपरेटस यानी पराबैंगनी किरणों द्वारा इलाज करने की मशीन लेकर फौरन जियारत आने को कहा गया और 6 अगस्त को वो ये मशीन लेकर जियारत पहुंच गए। डॉक्टर रियाज हुसैन शाह ने उन्हें बताया कि उनकी गैर हाजिरी में जिन्ना बहुत कमजोर हो गए और उनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, मगर इंजेक्शन लगाने से उनकी हालत बहुत बेहतर हो गई थी। अगले दिन 7 अगस्त 1948 को ईद थी। उसी शाम जिन्ना के इलाज की शुरुआत हुई मगर ये उन्हें सूट नहीं आया और उनके पैरों पर कुछ सूजन आ गई। 9 अगस्त को डॉक्टरों ने सलाह दी कि जियारत की समुद्र तल से ऊंचाई मरीज के लिए अच्छी नहीं और उन्हें क्वेटा ले जाना चाहिए। जिन्ना पहले तो 15 अगस्त से पहले जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इसी साल जून में फैसला हो चुका था कि स्वतंत्रता दिवस 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाया जाएगा।
लेकिन अपने डॉक्टरों के कहने पर वो 13 अगस्त को क्वेटा जाने के लिए मान गए। जिन्ना के जियारत में रहने के समय की बात है कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने फातिमा से पूछा, आपके भाई को कुछ खाने पर कैसे तैयार किया जाए, उनकी खास पसंद का कोई खाना बताएं। फातिमा जिन्ना ने बताया कि बम्बई में उनके यहाँ एक बावर्ची हुआ करता था जो कुछ ऐसे खाने तैयार करता था कि भाई उनको बड़े शौक से खाते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो बावर्ची कहीं चला गया। उन्हें याद था कि वो लायलपुर यानी आज के फैसलाबाद का रहने वाला था और कहा कि शायद वहां से उसका कुछ पता मिल सके। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने पंजाब सरकार से निवेदन किया कि उस बावर्ची को तलाश करके फौरन जियारत भिजवाया जाए। किसी न किसी तरह वो बावर्ची मिल गया और उसे फौरन ही जियारत भिजवा दिया गया। हालांकि जिन्ना को उसके आने के बारे में कुछ नहीं बताया गया। खाने की मेज पर उन्होंने अपने पसंदीदा खाने देखते हुए हैरानी का इजहार किया और खुश होकर अच्छी तरह से खाना खा लिया। जिन्ना ने पूछा कि आज खाना किसने बनाया है, तो उनकी बहन ने बताया कि पंजाब सरकार ने हमारे बम्बई वाले बावर्ची को तलाश करके यहाँ भिजवाया है और उसने आपकी पसंद का खाना बनाया है। जिन्ना ने बहन से पूछा कि इस बावर्ची को तलाश करने और यहाँ भिजवाने का खर्च किसने उठाया है। जब उन्हें बताया गया कि ये काम पंजाब सरकार ने किया है तो जिन्ना ने बावर्ची से संबंधित फाइल मंगवाई और उस पर लिखा कि गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना मुहैया कराना सरकार के किसी विभाग का काम नहीं है। खर्च का ब्यौरा तैयार किया जाए ताकि मैं उसे अपनी जेब से अदा कर सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जिन्ना जियारत में 1 महीने तक रहने के बाद जब 13 अगस्त 1948 की शाम क्वेटा वापस पहुंचे तो उन्होंने अपने डॉक्टरों से कहा, बहुत अच्छा किया कि आप मुझे यहाँ ले आए। जियारत में मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पिंजरे में बंद हो। क्वेटा पहुंचने के बाद 16 अगस्त को उनके डॉक्टरों ने एक बार फिर उनके एक्सरे और दूसरे टेस्ट किए। एक्सरे की रिपोर्ट से पता चला कि जिन्ना का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है और टेस्ट की रिपोर्ट ने भी इस राय की पुष्टि भी की। इसलिए डॉक्टरों ने जिन्ना को व्यस्त रखने के लिए उनको अखबार पढ़ने की इजाजत दे दी और उन्हें कुछ दफ्तर की फाइलें निपटाने से भी मना नहीं किया गया। क्वेटा पहुंचने के बाद जिन्ना का स्वास्थ्य कुछ दिनों के लिए इतना संभल गया था कि वो थकान महसूस किए बिना रोजाना 1 घंटा काम करने लग गए थे। उनका पेट भी बेहतर काम कर रहा था। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के बावजूद हलवा पूरी तैयार करवाकर शौक से खाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने डॉक्टरों की सलाह से सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। डॉक्टरों का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट का आदी है और वो बीमारी के दौरान सिगरेट मांगे तो ये उसके स्वास्थ्य की तरफ लौटने की निशानी होती है। अब डॉक्टरों ने जिन्ना के स्वास्थ्य की और जांच करते हुए उनसे गुजारिश की कि क्वेटा से कराची चले जाना चाहिए, लेकिन जिन्ना स्ट्रेचर पर लेटे लाचार हालत में गवर्नर जनरल हाउस नहीं जाना चाहते थे। उनसे बार बार कहा गया तो वो इस शर्त पर कराची जाने पर तैयार हो गए कि वो गवर्नर जनरल हाउस में नहीं बल्कि मलेर में नवाब ऑफ बहावलपुर के घर में रहेंगे। उन दिनों नवाब ऑफ बहावलपुर ब्रिटेन में रहते थे। जिन्ना से कहा गया कि उनके मकान में रहने के लिए उनको एक हक लिखना पड़ेगा जो उनके उसूलों ने उन्हें ये पत्र लिखने की इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि वो देश के गवर्नर जनरल होते हुए अपने देश में शामिल एक रियासत के नवाब से किसी तरह की सुविधा हासिल करने के लिए औपचारिक इजाजत हासिल करें। 29 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना की एक बार फिर जांच की। वो लिखते हैं, कायदे आजम की जांच करने के बाद मैंने उम्मीद की कि जिस देश को आप अस्तित्व में लाए हैं उसे पूरी तरह मजबूत और स्थिर करने के लिए भी देर तक जिंदा रहें। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जज्बात से वो दुखी हो जाएंगे। उनके ये शब्द और उनका मायूसी और निराशा भरा लहजा मैं कभी नहीं भूल सकता। जिन्ना ने डॉक्टर इलाही बख्श को कहा, आपको याद है जब आप पहली बार जियारत आए थे तो मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मरना जीना बराबर है। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, ये शब्द बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसे व्यक्ति को रोता देखकर जिसे जज्बात से बिल्कुल दूर और फौलाद की तरह सख्त समझा जाता था, डॉक्टर इलाही बख्श दंग रह गए। जिन्ना उस समय पहले के मुकाबले स्वस्थ थे, इसलिए जिन्ना के दब्बू स्वभाव से उन्हें और भी हैरानी हुई। उन्होंने वजह पूछी तो जिन्ना ने कहा, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, उस जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई और सोचा कि वो असल बात छुपा कर रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बताई है वो यूं ही टालने के लिए है। मैं सोचता रहता था कि क्या आज से 5 सप्ताह पहले उनका काम पूरा नहीं हुआ था और अब एकदम से पूरा हो गया है। मैं ये महसूस किए बिना ना रह सका कि कोई बात जरूर है जिसने उनकी जीने की इच्छा मिटा दी है। इसी घटना के बारे में फातिमा जिन्ना ने भी अपनी किताब में लिखा है, मगर उन्होंने इससे कुछ अलग शब्दों में इसके बारे में लिखा है। वो लिखती हैं, अगस्त के आखिरी दिनों में जिन्ना पर अचानक मायूसी छा गई। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, फाती, अब मुझे जिंदा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं, जितना जल्दी चला जाऊं उतना ही अच्छा है। ये बेहद खराब शब्द थे। मैं कांप उठी, जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर भी मैंने सब्र और हिम्मत से काम लिया और कहा, जिन, आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है। मेरी ये बात सुनकर मुस्कुराए, उस मुस्कुराहट में मायूसी छुपी थी। उन्होंने कहा, नहीं,
अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। 1 सितंबर 1948 को जिन्ना ने जियारत से उस समय के पाकिस्तान नेवी के प्रमुख जनरल डगलस ग्रेसी के नाम एक पत्र लिखा, जो बदकिस्मती से उनकी आखिरी तहरीर साबित हुई। उस पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने आपके पत्र की एक कॉपी कायदे आजम रिलीफ फंड के उपाध्यक्ष को भेज दी है और मैंने उस फंड में से 3 लाख की मदद की मंजूरी दे दी है, जो थल प्रोजेक्ट के मुहाजिर फौजियों के विकास के लिए है। उसी दिन डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसी भरे लहजे में श्रीमती फातिमा जिन्ना को बताया कि उनके भाई को हेमरेज हो गया है और उन्हें फौरन कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि क्वेटा की ऊंचाई उनके लिए ठीक नहीं है। अगले आने वाले दिनों में जिन्ना का स्वास्थ्य और बिगड़ता चला गया। 5 सितंबर को डॉक्टरों को पता चला कि उन पर निमोनिया का अटैक भी हुआ है। डॉक्टर इलाही बख्श ने अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मिर्जा अबुल हसन असफहानी को लिखा कि वो जिन्ना के लिए कुछ डॉक्टरों को भिजवा दें। उन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर फयाज अली शाह ने सुझाए थे। उसी दौरान डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची से डॉक्टर मिस्त्री को भी क्वेटा बुलवा लिया, मगर इसके बावजूद जिन्ना के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। ये उन्हीं दिनों की बात है जब जिन्ना के सेक्रेटरी फारूक अमीन ने जिन्ना से किसी की मुलाकात करवाना चाही, तो डॉक्टर इलाही बख्श ने उनके कई बार कहने पर भी ये इजाजत देने से मना कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श ने लिखा है, उन्हें मिलने वाले का नाम नहीं बताया गया था। हालांकि उस समय के हैदराबाद के प्रधानमंत्री मीर लायक अली ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ हैदराबाद के एक चैप्टर में, जिसका शीर्षक जिन्ना ऑन डेथ बेड है, में लिखा है कि ये मिलने वाले वो खुद थे। हालांकि कई बार कहने पर भी मुलाकात करने में कामयाब नहीं हो सके। 10 सितंबर 1948 को इलाही बख्श ने फातिमा को सूचित किया कि अब जिन्ना के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये कि अब वो सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं। शायद उसी दिन जिन्ना पर बेहोशी छा गई। उस बेहोशी में उनकी जुबान से लगातार शब्द निकल रहे थे। वो हड़बड़ा रहे थे, कश्मीर, उन्हें फैसला करने का हक दो, आईन, मैं उसे मुकम्मल पूरा करूंगा, बहुत जल्द, मुहाजिरीन, उन्हें हर मुमकिन मदद दो, पाकिस्तान। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर उनके विशेष विमान वाइकिंग्स तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें विमान तक ले जाया जा रहा था तो स्टाफ ने उन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिन्ना ने इस हालात के बावजूद फौरन ही उनका जवाब दिया। उनके हाथ की हरकत से महसूस होता था कि उन्हें मौत के बिस्तर पर भी तौर तरीकों का एहसास था। क्वेटा से कराची तक की यात्रा 2 घंटे में पूरी हुई। इस दौरान जिन्ना बड़े बेचैन रहे। उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फर्ज कभी फातिमा जिन्ना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श निभाते रहे। डॉक्टर मिस्त्री, नर्स डेलहम, नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट मजहर अहमद और जिन्ना की प्राइवेट सेक्रेटरी फारूक अमीन इस विमान में सवार थे। विमान जिन्ना को लेकर शाम के 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। जिन्ना के निर्देश पर उन्हें लेने के लिए आने वालों में न सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद था, न ही जिला प्रशासन को उनके आने के बारे में कोई सूचना थी। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी के अलावा और कोई भी नहीं था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में लिटाया। फातिमा जिन्ना और फिल्स डेलहम उनके साथ बैठ गए, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जेफरी जिन्ना की कैडिलैक कार में सवार हो गए। जिन्ना की एम्बुलेंस ने अभी सिर्फ 4 मील की दूरी तय की होगी कि उसका इंजन पेट्रोल खत्म होने की वजह से एक झटके के साथ बंद हो गया। इसी के साथ साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैडिलैक कार, सामान वाला ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। कायदे आजम की हालात इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिना वजह एक क्षण की भी देरी की जाती। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की कोशिश करता रहा। अंत में फातिमा जिन्ना के कहने पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मिस्त्री भी उनके साथ थे। इधर एम्बुलेंस में बहुत ही उमस थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इस बेचैनी से बढ़कर वो सैकड़ों मक्खियां थीं जो जिन्ना के चेहरे पर मंडरा रही थीं और उनमें उन्हें उड़ाने की हिम्मत तक नहीं थी। फातिमा जिन्ना और सिस्टर डेलहम बारी बारी उन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा झुलती रहीं। हर लम्हा बड़ी मुश्किल में गुजर रहा था। कर्नल नवेल और डॉक्टर मिस्त्री को गए हुए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन ना फौजी एम्बुलेंस का इंजन ठीक हुआ और ना कोई दूसरा इंतजाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायदे आजम की नब्ज देखते थे, जो पहले के मुकाबले डूबती जा रही थी। जिन्ना को एम्बुलेंस से कार में शिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और खुद जिन्ना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कार में बैठ या लेट सकते। इस घटना पर हैरान करने वाली बात यह है कि राजधानी में किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक कायदे आजम गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे, उनका काफिला कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है।
कुछ लोग कहते हैं कि जिन्ना के कराची आने के बारे में राज रखा गया था, लेकिन क्या वास्तव में सरकार के उच्च पदाधिकारी उनके आने से बेखबर थे? क्या किसी को ये भी खबर नहीं थी कि उसी सुबह गवर्नर जनरल का विशेष विमान क्वेटा भेजा गया है और शाम में किसी भी समय वो राजधानी में आ सकते हैं? जानकार बताते हैं कि 4 सितंबर 1948 को जब कैबिनेट के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल की खराब स्वास्थ्य देखकर कराची पहुंचे थे, तो उसी शाम प्रधानमंत्री हाउस में कैबिनेट का आपातकालीन सत्र बुलाया गया था। ये नामुमकिन है कि उस समय जिन्ना की बीमारी पर बहस न हुई हो। इसके बाद जब मीर लायक अली गवर्नर जनरल से मिले बिना कराची वापस लौट आए तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद के रेजिडेंस पर लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली और सर जफरुल्लाह खान को जिन्ना की बहुत ही गंभीर हालत के बारे में सूचित किया और मीर लायक अली के अनुसार सभी लोग हैरान रह गए थे। इस पृष्ठभूमि में जिन्ना के कराची आगमन से सरकार की बेरुखी और बेखबरी तस्वीर के किस रुख की निशानदेही करती है, ये सवाल आज भी चिंता का विषय है। पाकिस्तान में भारत के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान क़याम और इब्तिदाई हालात में भी इस घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, उन दिनों स्थानीय रेड क्रॉस के इंचार्ज जमशेद मेहता थे, जिनकी इज्जत कराची का हर व्यक्ति करता था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे शाम को संदेश मिला कि एक आदमी बहुत बीमार है, क्या आप उसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं? ये घटना 5:30 बजे शाम की है। कर्नल नवेल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका जिक्र श्री प्रकाश ने किया है। जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर उस एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और इस तरह शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस तक का 9 मील का रास्ता, जो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, लगभग 2 घंटे में तय हुआ। यानी 2 घंटे क्वेटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये मुश्किलों से भरा सफर जिन्ना ने ऐसी स्थिति में किया कि हमारे इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। श्री प्रकाश ने अपनी किताब में लिखा है, मिस्टर जिन्ना की मौत के समय फ्रांसीसी एम्बेसी में कॉकटेल पार्टी हो रही थी। मैंने उस पार्टी में नवाबजादा लियाकत अली खान से मिस्टर जिन्ना के आने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा मिस्टर जिन्ना सादा मिजाज आदमी है, इसलिए उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि उनके आने पर हंगामा हो। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ 4.25 घंटे जिंदा रहे और इस दौरान वो लगभग बेहोशी में रहे। डॉक्टर ने उन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के अनुसार जब उन्होंने होश में आने पर जिन्ना से कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे तो उन्होंने आराम से कहा, नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर इलाही बख्श के अनुसार यह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के अंतिम शब्द थे। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है कि जिन्ना के अंतिम शब्द अल्लाह और पाकिस्तान थे। जबकि फातिमा जिन्ना माय ब्रदर में लिखती हैं, जिन्ना ने 2 घंटे सुकून की नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की। उनके लबों से सरगोशी में निकला, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उनका सिर दाएं तरफ को आहिस्ता से लुढ़क गया और उनकी आंखें बंद हो गई।